हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। और हम कवर कर रहे थे आपका जो क्लास 12 का पोएट्री सेक्शन है उसे कवर कर रहे थे। और पोएट्री सेक्शन की बात करें तो हम कवर कर रहे थे आपकी जो पोएम है कीपिंग क्वाइट को। और कीपिंग क्वाइट की बात करें तो कीपिंग क्वाइट पर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया है। आप जा कर के प्ले लिस्ट में वहाँ पर पोएम को कंप्लीट कर लीजिए, आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर लीजिए और आपको जो पोएम है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। पोएम के बाद में हम बात करते हैं इस पोएम के जो है लिटरेरी डिवाइसेस की। देखिए है क्या कि अगर हम पोएट्री सेक्शन की बात करें तो पोएट्री सेक्शन ही लिटरेचर में एक ऐसा सेक्शन है जो आपके एग्जाम में नंबर लाने में बड़ी मुश्किल जो है लाता है। क्यों, रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है लिटरेरी डिवाइसेस और पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। क्योंकि पोएट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको डिफिकल्ट हो जाते हैं और जो पोएटिक डिवाइसेस होती हैं वो भी आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाती है ना। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो इस वीडियो के बाद में जो आपको वीडियो मिलेगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का कलेक्शन मिलेगा इस पोएम का। और इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसमें मैंने पोएम को पूरा एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। आप उसको वॉच कीजिए, है ना, और आपको पोएम समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब आपको पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी तो जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा वो आंसर आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे आपको, है ना। और अगर आपको पोएम ही नहीं अच्छे से याद होगी, पोएम ही नहीं आपको समझ में आएगी तो आपको आंसर करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस की। देखिए लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो पेपर में ये दो तरह से पूछा जाता है। या तो आपका एक पैसेज दिया गया होगा और पोएट्री सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, या फिर उसे ऑप्शन में भी दिया जा सकता है कि भाई पोएटिक डिवाइस के नाम दे दिए और करेक्ट पोएटिक डिवाइस पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो इसमें से किसी भी तरीके से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लाइन की स्टार्टिंग में। जो आपकी पहली लाइन दी गई है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब देखिए यहाँ की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो वी विल दिया है तो इसमें आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। कौन सा डिवाइस हो जाएगा? इसमें जो आपका डिवाइस हो जाएगा एलिट्रेशन। और आपको ये भी बता दूं एलिट्रेशन क्या होता है। देखिए एलिट्रेशन क्या होता है, जब कोई भी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जहां पर रेपिटेशन ऑफ अ लेटर, किसी भी लेटर का रेपिटेशन हो सेम साउंड में हो, है ना, सेम साउंड में हो बट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, लेकिन वर्ड की स्टार्टिंग में वी विल जो स्टार्टिंग के साउंड है, जो सेम साउंड है वो रिपीट हो रही है, तो इसलिए इन दोनों में क्या होगा, यहाँ पर एलिट्रेशन होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं एलिट्रेशन के दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्सोनेंस होता है और एक एसोनेंस होता है। एलिट्रेशन के जो है वो दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्सोनेंस होता है और एक एसोनेंस होता है। ये एलिट्रेशन के ही पार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस। जब कहीं पर वाउल साउंड का रिपीटेशन होता है तो वहां पर एसोनेंस होता है, और जब कहीं पर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो वहां पर कॉन्सोनेंस होता है। तो यहाँ पर देखिएगा नाउ और काउंट में ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका डिवाइस बनेगा वो क्या बनेगा, एसोनेंस बनेगा, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट लेटर होता तो वहां पर क्या बन जाता, कॉन्सोनेंस बन जाता, बट यहाँ पर क्या है, वाउल साउंड है तो यहाँ पर क्या होगा, एसोनेंस होगा, ठीक है। फिर इसी लाइन में बात करें तो ये कह रहे हैं नाउ वी विल काउंट टू 12। अब यहाँ पर जो काउंट टू 12 है, पोएट क्या कह रहा है अपनी लाइन में कि भाई हम 12 तक गिनेंगे। वो कह रहे हैं हम 12 तक गिनेंगे और हम सब क्या हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो 12 है ना, ये जो 12 है वो किसी चीज को सिंबलाइज कर रहा है। किसको सिंबलाइज कर रहा है? 12 जो गिनती है, 12 जो गिनती है वो किसी चीज को सिंबलाइज कर रहा है। किसको सिंबलाइज कर रहा है? वो आपके आवर्स को सिंबलाइज कर रहा है, टाइम को सिंबलाइज कर रहा है, और साल में जो 12 मंथ्स होते हैं उनको सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि 12 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है वो आपका कौन सा है, सिंबोलिज्म है। अगर आपसे कहा जाए कि सिंबोलिज्म क्या होता है, जहां पर कोई एक वर्ड जो है वो किसी को रिप्रेजेंट करे, है ना, उसकी जो मीनिंग है ना, उसकी जो मीनिंग है वो
किसी अदर को रिप्रेजेंट करे। जैसे 12 का मतलब तो 12 है, पर 12 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए क्या है? सिंबोलिज्म है। इसी तरीके से हम बात करते हैं इसकी, वी विल ऑल कीप स्टिल, है ना। अब ऑल कीप स्टिल की बात करें तो सभी को क्या कहने के लिए कह रहे हैं? ये स्टिल होने के लिए कह रहे हैं, स्थिर होने के लिए कह रहे हैं। और जब स्थिर हो जाएंगे सब तो क्या हो जाएगा? स्थिर होने पर पीस और यूनिटी आ जाएगी, यूनाइट हो जाएंगे और पीस आ जाएगी। तो इसका मतलब है जो स्टिल है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? पीस और यूनिटी जो है सिंबलाइज कर रहा है। तो ये भी आपका क्या हो गया? सिंबलिज्म हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आपका स्टेंजा था यहाँ पर, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब यहाँ पे क्या कह रहा था? यहाँ पे कह रहा भाई ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए किसका अर्थ कह रहा है भाई? फेस ऑफ द अर्थ कह रहा है भाई, अर्थ का फेस कह रहा है। तो अर्थ का फेस कर रहा है, तो जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसको पर्सोनिफाई किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लिविंग की तरह, तो वहां पर क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। बात करते हैं लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड की। तो भाई देखिए लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज और लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड में आप एक चीज देख रहे होंगे, ये जो लेट्स वर्ड है आपका, ये जो लेट्स वर्ड है, ये दोनों ही लाइन में क्या है? सबसे पहले यूज किया गया है ना। अगर कहीं पर भी कोई भी वर्ड या फ्रेज, कोई भी वर्ड या फ्रेज इस तरीके से लाइन में स्टार्टिंग में यूज किया जाता है, कॉन्टिन्यू, लगातार कॉन्टिन्यू, एक के बाद एक, तो वहां पर वो क्या कहलाती है डिवाइस? वो एनाफोरा कहलाती है, राइट। कोई भी वर्ड या फ्रेज जब किसी भी पोएटिक लाइंस में स्टार्टिंग में कॉन्टिन्यू आती है तो वो क्या कहलाती है? एनाफोरा कहलाती है, राइट। आगे बात करते हैं विदाउट रश विदाउट इंजन्स। अब यहां पर देखिएगा विदाउट रश विदाउट इंजन्स की बात करें अगर, ये जो आपका इसके बाद वाला स्टेंजा था, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो देखिए विदाउट रश विदाउट इंजन्स, अब इसकी बात करें तो देखो भाई विदाउट वर्ड रिपीट हुआ है, यहाँ लेटर की बात नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट हुआ है। तो सेम वर्ड है विदाउट विदाउट, तो ये जब कहीं पर वर्ड का रिपीटेशन हो, साउंड का रिपीटेशन होगा तो वो एलिट्रेशन होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो वो कॉन्सोनेंस होगा, वाउल साउंड होगा तो वो एसोनेंस होगा, और वर्ड की स्टार्टिंग में कोई भी लेटर हो अगर वो सेम साउंड रिपीट होगी तो वो एलिट्रेशन होगा, पर अगर पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट है तो वो रिपीटेशन होगा, राइट। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्टिलनेस। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए डब्लू, वाह साउंड जो है वो दोनों में ही रिपीट हो रही है, इसमें वाह साउंड रिपीट हो रही है और इसमें सा साउंड रिपीट हो रही है, तो इन दोनों में ही कौन सा डिवाइस हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। बात करते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी। स्टेंजा को रीड कर लेते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर आपका कहा गया फिशरमैन इन द कोल्ड सी, है ना। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। एक्चुअली बोर्ड में स्पेस की वजह से मुझे बुक देखनी पड़ रही है, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स जो लाइन मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। तो क्या कह रहा था? इसमें ये बताया गया था कि जो फिशरमैन है वो क्या करेंगी? व्हेल्स को, सी में जो व्हेल्स हैं, जो मछलियां हैं, उनको हार्म नहीं करेंगी, उनको चोट नहीं पहुंचाएंगे। और जब वो चोट नहीं पहुंचाएंगे तो वो क्या करेंगे? इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो इसका मतलब वो कैसे नेचर में हो जाएंगे? कोल्ड नेचर में हो जाएंगे, है ना, पीसफुल नेचर में होंगे। और जब पीसफुल नेचर जो होगा तो पीसफुल नेचर भैया किसका होगा? सी का होगा या फिर फिशरमैन का होगा? तो आप कहेंगे सर नेचर तो भाई सी का तो नहीं होगा, नेचर होगा मैन का, तो यानी कि नेचर होना चाहिए फिशरमैन का, तो कोल्ड कौन होना चाहिए? फिशरमैन होना चाहिए, सी होना चाहिए, तो कोल्ड होना चाहिए फिशरमैन। बट पोएट ने क्या किया है? कोल्ड फिशरमैन के साथ न यूज करके किसके साथ यूज किया है? सी के साथ में यूज किया है। जब कहीं पर कोई भी एडजेक्टिव, जब कहीं पर कोई भी एडजेक्टिव जिसके साथ यूज होना चाहिए उसके साथ यूज ना हो करके किसी और के साथ यूज हो रहा होता है, मतलब वो ट्रांसफर हो रहा होता है, तो वहां पर जो पोएटिक डिवाइस होती है वो ट्रांसफर एपिथेट होती है।
ठीक है, कौन सी डिवाइस होती है? ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं उसको, राइट। फिर उसके बाद में बात करते हैं जो है हार्ड हैंड्स। हाँ, हार्ड हैंड्स की अगर हम बात करें तो हार्ड हैंड्स में आपका जो है एच लेटर रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। ग्रीन वास विद गैस, वास विद फायर। देखिए यहाँ पर क्या है? वास विद गैस, वास विद फायर। देखिए यहाँ पर क्या है? रिपीटिशन है, ठीक है। पूरा का पूरा वर्ड जो है वास रिपीट किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? आपका रिपीटिशन हो गया। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर वास साउंड भी रिपीट हो रही है, तो इसको हम एलिट्रेशन में भी कह सकते हैं और रिपीटिशन में भी कह सकते हैं। एलिट्रेशन और रिपीटिशन दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें ग्रीन वार्स की, तो देखिए ग्रीन वार्स जो है वो क्या है? ग्रीन वार्स की बात करें तो ग्रीन वॉर किसके लिए कहा गया था? ग्रीन वॉर कहा गया था भाई एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट से याद आया, आज जो है आपका क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून को, 5 जून को होता है, 5 जून को मनाया जाता है। आप सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ट्री लगाएं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट हरा भरा रहे। तो हम बात कर रहे थे ग्रीन वॉर्स की, तो ग्रीन वार जो है वो किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? भाई एनवायरनमेंट को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो अगर हम ग्रीन वार्स की बात करें तो ग्रीन वार्स जो है वो आपका सिंबोलिज्म भी हो सकता है। यहाँ पर ये सिंबोलिज्म भी यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस हो सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। देखिए विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स क्या है? आयरनी है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स आयरनी है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होगा विक्ट्री, जीत, विद नो सर्वाइवर्स, बिना सर्वाइवर्स के। अब जीत बिना सर्वाइवर्स की कैसी हो सकती है? आपसे कहें भैया जीत जो है बिना लोगों के हुई, जीत जो है वो बिना लोगों के, बिना सर्वाइवर्स के, तो आप भी कहोगे सर क्या मजाक वाली बात कर रहे हैं। यही तो हम सुनना चाहते हैं। तो जहां पर कोई एक ऐसी लाइन हो जो सुनने में हमें क्या लगे, पढ़ने में हमें क्या लगे? मजाक लगे, है ना, हास्यास्पद लाइन हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगी? वो आयरनी कहलाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? आयरनी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक चैप्टर है टाइगर किंग, जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें क्या होता है? जो टाइगर किंग होता है, जो राजा होता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी जब डेथ हो जाती है तो वहां बोला जाता है, जो राइटर है वो वहां लाइन यूज करता है, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। जब उसकी डेथ हो गई तो ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे हुआ? तो ये क्या हो गया? मजाक हो गया। तो यहाँ पर क्या है? आयरनी है। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। यहाँ पे एग्जाम्पल आया तो मैंने आपको एक और एग्जाम्पल बता दिया। जैसे ये था आपका आयरनी, वैसे ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल भी क्या है? आयरनी है। बात करते हैं पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, न्यू शेड। अब देखिए यहाँ पर जो पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स है, यहाँ पर देखिए पहले तो क्लीन और क्लॉथ्स, इन दोनों में क्या है? एलिट्रेशन है। ध्यान दीजिएगा, एलिट्रेशन है, ठीक है। क्लीन क्लॉथ्स है ना, क्लीन क्लॉथ्स, यहां पर जो सेम साउंड रिपीट हो रही है, क्लीन क्लॉथ्स, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन है एक तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस। फिर हम बात करते हैं क्लीन क्लॉथ्स की। यहाँ पर इस क्लीन क्लॉथ्स का मतलब क्या था लाइन में? इस क्लीन क्लॉथ्स का मतलब था भाई कि न्यू परसेप्शंस, यानी कि अपनी पुरानी विचारधाराओं को हटा करके नई विचारधाराओं को लाना। यानी कि पोएट हमें इसमें यह बता रहा था कि भाई ये जो लड़ाई झगड़े हैं इसको हटा करके, इसको छोड़ करके हम क्या करें? इंट्रोस्पेक्शन करें। जब हम रुक जाएं, इंट्रोस्पेक्शन करें, और जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर नई विचारधाराएं आएंगी, है ना, पीस आएगी, शांति होगी, हम सब यूनाइट हो जाएंगे। तो ये जो क्लीन क्लॉथ्स का मतलब ये होता है साफ कपड़े पहनने का मतलब। यहाँ पर अगर लिटरल मीनिंग की बात करें अगर यहाँ पर, तो ये निकल के आता है कि भाई अपने अंदर नई धारणाएं लाना। तो इसलिए यहाँ पर ये क्लीन क्लॉथ्स क्या कर रहा है? सिंबलाइज कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सिंबोलिज्म हो जाएगा। याद रखिएगा, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स जब पूछा जाए, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स जब पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सिंबोलिज्म हो जाएगा। बट क्लीन क्लॉथ्स पूछा जाए, सिर्फ क्लीन क्लॉथ्स पूछा जाए, तो वहां क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा, राइट।
न्यू शेड की बात करें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिंबोलिज्म हो जाएगा, क्योंकि न्यू शेड का मतलब क्या हो, जब हम नई विचारधाराएं लाएंगे तो हम क्या होंगे, एक नई शेड में होंगे। शेड मतलब छाया, और छाया का मतलब क्या होता है कि हम सब एक साथ होंगे। जैसे कोविड पैंडेमिक में हुआ था, जब कोविड पैंडेमिक था तो दुनिया भर के लोगों के फोन आते थे, है ना, जिससे हमारा कोई नाता नहीं होता था, दूर दूर का, जो हमें कभी बात नहीं करता था, उससे भी मेरी बात होती थी, हम लोग बात करते थे। तो उससे क्या होता था, सबके साथ में एक हौसला जो है मजबूत होता था, और एक ही चीज, ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो कोविड से, सब लोग ठीक रहें, ताकि एक चीज यहाँ पर प्रेजेंट होती थी। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब ऐसा होगा, नई विचारधाराएं होंगी, तो हम सब एक साथ हो जाएंगे, एक न्यू शेड में होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सिंबलिज्म हो जाएगा। अर्थ कैन टीच अस, अर्थ हमें सिखा सकती है। ऊपर वाले जैसे पर्सोनिफिकेशन था, फेस ऑफ द अर्थ, ऐसे यहाँ पर अर्थ कैन टीच अस, अर्थ हमें सिखा सकती है। वैसे तो अगर हम बात करें तो अर्थ से हम बहुत कुछ सीखते हैं, नेचर से बहुत कुछ सीखते हैं, पर रियली अगर देखा जाए तो हम आपको सिखाते हैं, टीचर आपको सिखाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, आपसे बड़े आपको सिखाते हैं, है ना। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अर्थ हमें कैसे सिखा सकती है, वो तो हम अपने आप से जो है समझते हैं कि भाई हमें इस चीज को समझना चाहिए। भाई कहते हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो, तो फूल हमसे कहते थोड़ी ना आके हैं कि भाई तुम हंसना सीखो, कहते नहीं है हमें, है ना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, कहने तो नहीं आते हैं ना, पर हम उनसे ही अपने अंदर लर्निंग लेते हैं, सीखते हैं कि भाई फूलों की तरह हमें क्या करना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। और तरकी झुकी डालियों से सीखो नित नित शीश झुकाना। अब ये कहने थोड़ी ना आ रहा है कि भाई पेड़ की जो डालियां वो आपसे कहने नहीं कि भाई तुम भी जो है अपने अंदर विनम्रता लाओ, पर हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लाइन से सीखने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। जैसे पेड़ की डालियां झुक जाती हैं तो विनम्रता का प्रतीक होती है, तो हमारे अंदर भी पोलाइटनेस होनी चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें अर्थ कैन टीच अस, तो वैसे तो हम अर्थ हमसे कहने थोड़ी ना आती है सीखो, पर अगर लाइन की बात करें तो अर्थ कैन टीच अस, ये यही कह रहा है कि अर्थ हमें सिखा सकती है। पर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अर्थ को क्या मान लिया गया है, एक लिविंग पर्सन मान लिया गया है, ठीक है, क्योंकि लिविंग पर्सन ही ऐसा काम कर सकता है। भाई आपके पेरेंट्स सिखा सकते हैं या आपके बड़े सिखा सकते हैं। तो इस बिहेव पे देखा जाए तो अर्थ कैन टीच अस क्या हो जाएगा, लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। As when everything seems dead and later proves to be alive। अब क्या कह रहा है कि भाई as when everything seems dead, कह रहा है अर्थ कैन टीच अस, अर्थ हमें सिखा सकती है क्या, जब as when everything seems dead, जब अर्थ पे सब कुछ क्या हो जाए, डेड हो जाए, and later proves to be alive, लेकिन बाद में फिर वो क्या प्रूव करती है, वो ये सिद्ध करती है कि अभी भी क्या है, to be alive, मतलब जिंदा रहने को वो प्रूव करती है, अलाइव होने को वो प्रूव करती है। कैसे प्रूव करती है, मैंने पोएट्री में बताया है, आपको पोएम में एक्सप्लेन किया है, आप जाकर के वीडियो देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। बट यहाँ पर फिर से हम एक बार बता देते हैं, जैसे क्या होता है कि जो पतझड़ का टाइम होता है, पेड़ों से सारे पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि भाई नेचर खत्म हो गई, नेचर ने क्या किया, जीवित होने का फिर से प्रूव किया कि भाई जो पुरानी चीजें थी वो खत्म हुई और नई चीजें आ गई। तो अब यहाँ पर देखिए पोएटिक डिवाइस कौन सी है, जरा समझिएगा यहाँ पर कि भाई सब कुछ डेड होने के बाद भी सब कुछ जीवित रहता है, सब कुछ डेड होने के बाद भी सब कुछ जीवित रहता है। डेड और अलाइव दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। भाई डेड का मतलब होता है खत्म होना और अलाइव का मतलब होता है जीवित, तो ये तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। और अपोजिट की बात करें तो वो तो ऑक्सीमोरोन होता है, विरोधाभास होता है, बट नहीं, यहाँ पर विरोधाभास नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, ओपन मतलब खुला और सीक्रेट मतलब रहस्य। अगर हम कहते हैं बिटर स्वीट, समझिएगा जरा बात को, बिटर स्वीट, तो बिटर का मतलब कड़वा और स्वीट का मतलब मीठा। तो ये दोनों मीनिंग जो दे रहे हैं वो एक दूसरे के विरोधी मीनिंग दे रहे हैं, अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। बट ये डेड कह रहा है, ये अलाइव कह रहा है, मतलब डेड होने के बाद क्या हो रहा है, जीवित हो रहा है। डेड होने के बाद क्या है, जीवन, मतलब मरने के बाद भी क्या दिखा रहा है, जीवन दिखा रहा है। डेड के बाद भी क्या दिखा रहा है, जीवित दिखा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है, बैलेंस हो रहा है। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, है ना, कि उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ है। अब यहाँ पर दो बातें आ रही हैं, एक तो उसके पास कुछ भी नहीं है और एक उसके पास सब कुछ है।
पर क्या बोला गया, कुछ भी ना होते हुए सब कुछ है। तो मीनिंग क्या हो रही है, अपोजिट नहीं आ रही है, बैलेंस हो रही है मीनिंग। तो इसी तरीके से यहां पर भी डेड और अलाइव क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। जब कोई भी दो अपोजिट वर्ड दिए गए हों लेकिन वो बैलेंस हो तो वहां पर कौन सा होगा, एंटीथेसिस होगा। विरोधाभास में दो होते हैं रिलेटेड डिवाइस, पहला ऑक्सीमोरोन होता है, दूसरा एंटीथेसिस होता है। ऑक्सीमोरोन तब होता है जब सिर्फ अपोजिट मीनिंग दे, एंटीथेसिस तब होता है जब अपोजिट मीनिंग के साथ साथ वो बैलेंस भी करे मीनिंग को, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, एंटीथेसिस हो जाएगा। बात करते हैं perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अब यहां जरा आप गौर कीजिएगा इन लाइनों पे। हम आपको ये बुक की लाइन दिखाना चाहते हैं, बुक की लाइन दिखाना चाहते हैं। यहां पर जो है थोड़ा सा, अब थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, ये देखिएगा यहाँ पर इस बुक की लाइन की अगर हम बात करें तो इस बुक में देखिएगा यहाँ पर विद टोटल इनएक्टिविटी फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ सेमीकोलन है, यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप है, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ। अब यहाँ से आप देखिएगा इसके बाद से आप देखिएगा परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। यहाँ तक आपको इन लाइनों में कहीं पर भी कॉमा या फिर सेमीकोलन, कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स आपको नहीं दिख रहा है, बस लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है। इन लाइनों में कहीं पर भी आपको पंक्चुएशन मार्क्स नहीं दिख रहा है। कहीं पर भी अगर ऐसी कंडीशन आए तो वो पोएटिक डिवाइस होता है इंजैममेंट, राइट। उस पोएटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इंजैममेंट कहते हैं, राइट। तो ये थे आपके पोएटिक डिवाइसेस। अब बात कर लेते हैं इस पोएम की थीम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें यही बन सकता है लिटरेरी डिवाइस के बाद में, कि थीम क्या है इस पोएम की। देखिए, द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव, पीस, यूनिटी अमंग द ह्यूमन बीइंग्स। इस पोएम के माध्यम से कवि क्या कर रहा है, पोएट क्या कर रहा है कि सभी लोगों के बीच में, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन लोगों के बीच में जो एक ज़रूरत है, नेसेसिटी मतलब होता है आवश्यकता, ज़रूरत है किसकी, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की, मतलब एकदम शांत होकर के इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना। और ऐसा करने के लिए वो क्यों कहते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में एक फीलिंग लाना चाहते हैं। कैसी फीलिंग लाना चाहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि भाई एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के साथ जो है भागीदारी हो सके, एक दूसरे के सुख और दुख दोनों में हिस्सेदार बन सके, है ना। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सके, एक दूसरे के दर्द को समझ सके, ठीक है। लव, प्रेम, पीस, यूनिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं लोगों में, है ना। जब लोगों के बीच में सारी चीजों का आ जाना, लव, पीस, यूनिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इंट्रोस्पेक्शन, वो एक ऐसी फीलिंग लाना चाहते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इस पोएम की थीम हो जाएगी, याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि इस पोएम में कोई भी रैम स्कीम नहीं यूज की गई है। रैम स्कीम का मतलब ये होता है जो एक जैसे वर्ड, सेम वर्ड अगर यूज किए जाते हैं तो वहां पर रैम स्कीम होती है। मैंने आपको बताया भी है रैम स्कीम, एक बार फिर बताऊंगा किसी वीडियो में, है ना, आने वाले वीडियो में। पर यहाँ पर कोई भी रैम स्कीम नहीं यूज की गई है। पोएम इन फ्री वर्स, मतलब ये जो पोएम लिखी गई है पूरी की पूरी पोएम, वो किसमें, फ्री वर्स में। वर्स का मतलब क्या होता है, वर्स का मतलब ये होता है जहां पर कोई एक ऐसी कविता यूज हो जिसमें रिदम हो, जिसमें लय हो, है ना। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रैम नहीं है ना, कोई रैम नहीं है, तो फ्री वर्स है, बिना जो है रैम के है, ठीक है। तो ये पोएम किसमें लिखी गई है, फ्री वर्स में लिखी गई है, कोई रैम स्कीम नहीं है, ये इसकी थीम हो गई। और लिटरेरी डिवाइसेस हमने आपके सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको सारे लिटरेरी डिवाइसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक में आप कंजूसी कर देते हैं, है ना। तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप लाइक मत कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।